क्या करना पड़ेगा, और आपने ये पढ़ा होगा इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसको, x पे जाके dx का छोटा सा एलिमेंट ले लो। मान लो हमने यहाँ पे लैम्डा डिफाइन कर दिया, लैम्डा कितना, लैम्डा समझते हो ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा ये 10। अगर आप यहाँ से x पे जाओ और dx का छोटा सा एलिमेंट ले लो, कितना चार्ज होगा dq, बताओ, लैम्डा के फॉर्म में लिखता हूँ लैम्डा dx, और अगर अपन यहाँ पे फोर्स निकालें df आ जाएगा k dq into ऑन डिस्टेंस कितना होगा x प्लस वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करते हैं, x की लिमिट कहाँ पे होगी, तो कितना है 2 है, तो कितना था लैम्डा 10 है x प्लस 1 का स्क्वायर, इसकी लिमिट कहाँ से निकालें 0 से हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या करना पड़ रहा है अपने को, अरे ये चीज समझ में आया क्या बोला मैंने, ग्रेविटेशन अभी तो पढ़ा होगा, रॉड की वजह से फोर्स निकालो मास के बीच में ना, और ग्रेविटेशन में क्या बी चैप्टर में आता है इंटीग्रेशन, सेंटर ऑफ मास में फिर कहाँ आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, फिर यहाँ आ रहा है, फिर आगे मैग्नेटिज्म में आए। चलो ये सेकंड पार्ट समझ में आया, फिर से बताऊं या वापस बताऊं, रॉड को ब्रेक कैसे करते हैं, एलिमेंट कैसे लेते हैं, एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट लेते हैं, तो इसमें कितना चार्ज होगा, बोलो यार बोलो बोलो, लैम्डा इनटू डीएक्स, कितना लग रहा है, तीन चीजों से जान पहचान है सबको, लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा किसके लिए यूज होता है, सिग्मा और रो, यहाँ पे ये कैसा ऑब्जेक्ट है, कौन सा यूज होगा, लैम्डा को डी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ पे डी क्यू, यहाँ पे क्यू, कितना होगा इसके बीच में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है x, और ये कितना था 1, कितना डिस्टेंस हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर, लिमिट कहाँ से निकालेंगे x की 0 से 1, इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1 के स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x प्लस 1 की पावर माइनस 2 प्लस 1 नीचे माइनस, पता नहीं ये चीज, तो बस यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या गिवन है ना, एजम्पशंस। किन लोगों को अभी तक जो मैंने बताया उसका 70% समझ में आया, हाँ फर्स्ट पार्ट नेगेटिव साइन आया किसमें बेटा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। तो बस मैं ये सवाल मैंने इसलिए लिया आपको ये समझाने के लिए कि पॉइंट का मतलब क्या है, कूलम्ब लॉ का भी पहला जो लाइन है ना पॉइंट चार्जेस, क्लियर है, पॉइंट चार्जेस का मतलब, पॉइंट चार्जेस का मतलब ये नहीं समझना कि नेग्लिजिबल मास है ना, किस पे डिपेंड करेगा वो, क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे, ठीक है ये चीज पक्का। अब आगे बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स था उसके बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, क्योंकि वही मेन जो है रूल्स ऑफ द गेम है, तो लिखो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। मतलब जो दो चार्ज के बीच में फोर्स करता है ना कूलम्ब लॉ से जो आता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो देखो ध्यान सुनना कि जो भी अपन क्वेश्चंस करेंगे इसमें एटलीस्ट एक चार्ज जो होगा हमेशा रेस्ट पे होगा, क्या होगा, क्योंकि अगर दोनों कुछ सवालों में दोनों चार्ज मूव करेंगे लेकिन वो थोड़ा सा सवाल ही गलत होता है, क्योंकि जब भी कोई चार्ज मूव करता है बेटा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, क्या बनाता है, तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन आप जो भी यहाँ पे पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में इसमें से जो चार्ज रेस्ट पे होगा उसको सोर्स चार्ज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो मूव करे से क्या बोलेंगे, क्लियर ये चीज लिख लो इसमें आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला कि जो कंडीशन है एटलीस्ट वन ऑफ द चार्ज will be at rest, and that is called source charge.
और दूसरा क्या कर रहा होगा, मूव कर सकता है या रेस्ट भी हो सकता है। इसलिए ये चीज है ना, तो सवालों में ऐसा नहीं कि तो जब मूविंग ऐसा लिख लो आगे इसका नीचे कि मूविंग चार्ज फील्ड के बारे में आगे चर्चा करेंगे, बस अभी लिख लो आप नॉलेज के लिए, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आया, एक चार्ज क्या होना चाहिए लगभग हमेशा रेस्ट। दूसरी बात, ये जो फोर्स लगता है हमेशा कैसे लगता है, अलोंग द लाइन। कैसे लगेगा हमेशा, अलोंग द लाइन। और अलोंग द लाइन लगने वाले फोर्स को किस फोर्स के नाम से जानते हैं, 11 में पढ़ा, सेंट्रल फोर्स। क्लियर ये चीज, तो 11th क्लास में कौन कौन से सेंट्रल फोर्स पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो हमेशा अलोंग द लाइन लगने से क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। तो लिखो आप सेकंड पॉइंट कि the electrostatic force always acts, the electrostatic force always acts along the line, along the line joining the charges, है ना, joining the charges। क्लियर है क्या, हमेशा along the line लगेगा। दूसरा, जितना फोर्स 1 ड्यू टू 2 होगा उतना ही मैग्नीट्यूड किसका होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। चलो सेकंड पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ, थर्ड पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस, the magnitude of both the forces will be equal and direction will be opposite। मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो कौन सा पेयर बनता है, एक्शन रिएक्शन। लिखो दैट विल फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, दैट विल फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर की खासियत क्या होती है, बोलो आप। हाँ, वो तो मैंने अभी भी बोला। और क्या खासियत है, दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है, हाँ सेम बॉडी पे नहीं लगता। जैसा ये सब तो तुम्हें पता है, सिखाने की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्शन रिएक्शन में अगर दोनों को सिस्टम बना लो, क्या बना लो, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, लिखो इस चीज को, if we consider both the bodies as a system, if we consider both the bodies as a system, then net external force will be equal to 0। ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। ठीक है, और सेंट्रल फोर्सेज का एक और नाम है, क्या नाम है उसका, कंजर्वेटिव, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, मतलब पाथ पे डिपेंड, जो फोर्स पाथ पे डिपेंड स्टेटमेंट सही है क्या ये जो बोल रहे हैं, जो फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ऐसा कोई फोर्स ही नहीं है जो पाथ पे डिपेंड करता हो। स्टेटमेंट वापस बोलो, क्या बोल रहे हो तुम, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बताओ। चलो इसकी बात से सहमत है, सही बोल रहे हैं, मतलब असहमत हो गए, असहमत हो गए, बताओ मतलब। ये बोल रहा है कि ऐसा फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता उसे कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, बोलो हाँ बताओ। एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। हाँ,
फोर्स का ऐसा ही नहीं, ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क, बिल्कुल तुम स्टेटमेंट गलत बोल रहे हो। फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करे, उसे क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव। लिख लो यार इसको, कहीं तुम्हें पता नहीं कुछ भी लिख बोल रहे हो। कंजर्वेटिव फोर्स के बोलना लिखो कि द फोर्स व्हिच वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द फोर्स, कोई ना पाथ पे डिपेंड नहीं करे। द फोर्स व्हिच वर्क डन does not depend on the path taken is called conservative force। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अपन क्या डिफाइन करता है? कौन सी एनर्जी क्यों करते हैं? मतलब मैंने बोला लिख लिया कंजर्वेटिव फोर्स, मैंने बोला कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अपन क्या डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, है ना? केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्यों करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन बस इसीलिए चेंज एनर्जी चेंज एनर्जी तो हमेशा निकालते हैं। वर्क एनर्जी पावर में करते क्या? नेट वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन में पोटेंशियल भी आ जाता है, तो कंजर्वेटिव काम करेगा और पोटेंशियल में ले जाते हैं। नॉन कंजर्वेटिव क्यों नहीं करते? अभी तो पढ़ के आया है 11th क्लास, अच्छे से पढ़ाई होगी। हाँ बताओ। सर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही हाँ ऐसा बोल सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव के लिए आपको अलग अलग पाथ के लिए हर एक पॉइंट पे डिफाइन करना पड़ेगा, उसका कोई सेंस नहीं। अब कंजर्वेटिव फोर्स में क्या खासियत है? पाथ, वर्क डन पाथ पे डिपेंड, नहीं कर सीधे इनिशियल का निकालो फाइनल। जैसे थर्मोडायनामिक्स में आप रिलेट कर सकते हो, दो चीजें होती है ना, एक क्या पढ़ते हैं उसको, स्टेट फंक्शन, दूसरा पाथ फंक्शन। जैसे इंटरनल एनर्जी है तो क्या करते हो? सीधे पॉइंट्स पे निकालते हो। अरे हाँ है ना, इस वजह से नॉन कंजर्वेटिवली डिफाइन नहीं करते। तो यहाँ पे भी एक और फोर्स आ गया। कौन सा फोर्स आया अपने पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो कैसा फोर्स है? उसके लिए क्या डिफाइन करेंगे आगे चल के? क्या काम आसान होने वाला है इसके लिए? पोटेंशियल से काम आसान होता है ना। तो लिख लो आप इसको कि लिख लिया, क्या लिखा? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव, इसका वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो काम आसान हो गया थोड़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कितने पॉइंट्स लिख लिए? जो भी लिखे समझ में आए सारे पॉइंट्स? अरे यस और नो? यस सर। तो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा फोर्स कैसे लगेगा? अलोंग द लाइन। और कैसा पेयर फॉर्म करता है ये? अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, ध्यान सुनना। जैसे मान लो कि बहुत सारे फोर्स चार्जेज हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, और यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है Q5, ठीक है? और मैं इंटरेक्शन देखूं Q1 और इनके बीच में, मान लो ये डिस्टेंस हमारा R1 है, इसके बीच में ये डिस्टेंस R2 है, इसके बीच में ये डिस्टेंस R3 है, इसके बीच में ये डिस्टेंस R4। तो ये एक खासियत होती है सेंट्रल फोर्स की, ध्यान सुनना। कौन सा फोर्स की? सेंट्रल फोर्स की। जब मैं इनके और इनके बीच में इंटरेक्शन देखूंगा, है कि नहीं, तो इनको इन सभी से कोई मतलब, जैसे अगर मैं बोलूं कि फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, क्या आंसर होना चाहिए? K/Q1 Q5 by R1। अगर मैं बोलूं फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, क्या आंसर होगा? K/Q2 Q5 by R2। बात समझ आ रही है? अगर मैं नेट फोर्स बोलूंगा तो सभी का क्या वेक्टर सम करना पड़ेगा, और इसको जब बहुत सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल बोलते थे? बात समझ में आई? तो लिख लो इस चीज को, तो मैं बोल रहा हूँ। ये डायग्राम बनाओ, फिर क्वेश्चन लिखो जो मैं बोलता हूँ।
ये लिख लेना। ठीक है, तो लिखो कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, electrostatic force between 2 point charges does not depend does not depend does not depend on the presence or absence of does not depend on the presence or absence of other charges in space, not depend on the presence or absence of other charge in space, but the net force depends on the presence of all other charges. The net force depends on the presence of all other charges and its value will be equal to vector sum of all the forces acting on it. Vector sum of all the forces acting on it, and this principle is called principle of superposition, and this principle is called principle of superposition. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।